Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is recovery of retail loans part 2. पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट के बारे में बात की थी और इसके अलावा रीशेड्यूलिंग को समझा था। आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मॉनिटरिंग इटसेल्फ। सो मॉनिटरिंग प्रोसेस इज डिजाइंड फॉर बोथ जेन्युइन एज वेल एज विलफुल डिफॉल्टर्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कि कौन सी जेन्युइन डिफॉल्टर्स होंगे और कौन से विलफुल डिफॉल्टर्स माने जाएंगे। नेक्स्ट इज रिकवरी स्ट्रेटजी। सो जब भी रिकवरी की जाएगी इन केस ऑफ जेन्युइन डिफॉल्टर्स, सो वेरी जेंटल एंड प्रोफेशनल रिकवरी प्रोसेस विल बी फॉलोड। इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स द प्रोसेस विल बी स्ट्रिक्ट बट प्रोफेशनल रिकवरी प्रोसेस विल बी फॉलोड। ऐसा नहीं है कि गुंडागर्दी करके जो है वो रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी विलफुल डिफॉल्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज, अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि अगर डिफॉल्ट हो रहे हैं तो उस केस में बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट होली और पार्टली ओवरड्यू, अगर कोई अमाउंट ओवरड्यू रहता है 1 से 30 दिन के लिए तो उसको हम लोग SMA 0 की कैटेगरी में डालेंगे। SMA क्या है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। और अगर 31 से 60 दिनों के लिए कोई अमाउंट ओवरड्यू रह रहा है तो उस केस में दैट अकाउंट विल बी डिक्लेयर्ड एज SMA 1। 61 to 90 डेज के लिए इट विल बी डिक्लेयर्ड एज SMA 2 अकाउंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों ने। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट्स के बारे में। सो देखिए, श्री M नरसिम्हन की चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बिछाई जाती है, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स, जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। अब ये तीनों टर्म्स क्या हैं इनके बारे में अभी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम रिकॉग्निशन के बारे में। इनकम रिकॉग्निशन के अंदर हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। कोई भी जो एसेट है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बोला जाएगा? व्हेन रिटेल एसेट स्टॉप्स जनरेटिंग फॉर इनकम फॉर द बैंक। जब बैंक के लिए इनकम आना बंद हो जाएगी तो उस एसेट को हम क्या बोल देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे। अब इसको भी यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स के अंदर बताया गया है कि टर्म लोन के केस में अगर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट 90 से ज़्यादा दिनों के लिए ओवरड्यू रहता है तो उसको जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाएगा। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट के केस में अगर जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है फॉर मोर देन 90 डेज तो उस केस में भी उसको NPA घोषित कर दिया जाएगा। और बिल्स के केस में परचेज्ड हो और डिस्काउंटेड हो, उन दोनों के ही केस में अगर बिल्स जो है वो ओवरड्यू रहते हैं फॉर मोर देन 90 डेज देन एसेट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहीं पे हम लोग रिकॉग्निशन की बात करेंगे कि पता कैसे चलेगा। NPA के बारे में अगर हम बात करें, इनकम फ्रॉम NPA इज रिकॉग्नाइज्ड when it is received not on accrual basis। accrual basis का मतलब होता है कि आ जाएगी या आने वाली है, जब तक आएगी नहीं तब तक इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि NPA के अगेंस्ट में कोई इनकम बैंक को जो है वो रिसीव हुई है। बट यहीं पे एक एक्सेप्शन आ जाती है दैट इफ द मार्जिन इज अवेलेबल इन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र एंड लाइफ पॉलिसीज एटसेट्रा। मतलब इनके अगेंस्ट में अगर डाउन पेमेंट की गई है तो उस केस में जो है वो ये कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, कि मतलब एक्रूअल बेसिस पे भी वहां पे जो है वो इनकम को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। अब रिवर्सल ऑफ एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड इन पास्ट पीरियड इज नेसेसरी इफ नॉट रियलाइज्ड। अगर ये इस NPA के थ्रू अमाउंट को रियलाइज नहीं किया गया तो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट उस इंडिविजुअल को एक्रू हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है पास्ट मंथ्स के अंदर, उस सारे को जो है वो रिवर्स लिया जाएगा बाय द बैंक इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में। 3 तरह से एसेट क्लासिफिकेशन की जाती है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस्ट एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट कब बोला जाएगा? जब कोई एसेट फॉर मोर अप टू 12 मंथ्स जो है अगर कोई एसेट जो है NPA रहता है तो उस केस में उसको सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इस केस में देयर इज डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग लॉसेज इफ डेफिशिएंसीज आरंट करेक्टेड। मतलब अगर रिकवरी के लिए या फिर इसको सही करने के लिए, इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग लॉसेज। नेक्स्ट इज डाउटफुल एसेट। अब कोई भी अगर NPA अकाउंट है जो कि 12 महीने से ज़्यादा तक ये NPA रहता है तो उस केस में उस एसेट को क्या बोल दिया जाएगा? डाउटफुल एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट कब बोल रहे हैं? जब 12 महीने तक कोई अकाउंट NPA रह रहा है। जब 12 महीने से ज़्यादा रहेगा तो उसको डाउटफुल एसेट बोल देंगे। अब डाउटफुल को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3। अगर 12 महीने के लिए NPA रहता है
तो डाउटफुल 1 बोला जाएगा, 12 महीने से 3 साल के लिए रहता है तो डाउटफुल 2, और अगर 3 साल से भी ज़्यादा रहता है तो उसको डाउटफुल 3 एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज लॉस एसेट, अनकलेक्टेबल एंड ऑफ मिनिमल वैल्यू एज अ बैंकेबल एसेट। लॉस एसेट मतलब उसको अब रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है बैंक के लिए, उस केस में उसको क्या बोल दिया जाएगा, लॉस एसेट बोल दिया जाएगा। सो यहीं पे हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट इरोजन इन द सिक्योरिटी वैल्यू लेस देन 50% लीड्स टू स्ट्रेट अवे क्लासिफिकेशन एज डाउटफुल एसेट। मतलब अगर जो सिक्योरिटी है उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 50% रह जाती है तो उस केस में एसेट को डायरेक्टली क्या घोषित कर दिया जाएगा, डाउटफुल एसेट बता दिया जाएगा। सेकेंड इज इफ द रियलाइजेशन वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी वैल्यू रियलाइज हो पा रही है उस एसेट के थ्रू, तो अगर वो वैल्यू जो है वो 10% से भी कम है, किसके 10% से, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के 10% से भी कम है, तो उस केस में सिक्योरिटी इज इग्नोर्ड एंड द एसेट इज क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं और ये तीनों ही वैसे तो इस स्लाइड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप लोगों ने ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग के बारे में। तो प्रोविजनिंग क्या होता है, सेटिंग असाइड फंड्स और रिजर्व्स टू कवर पोटेंशियल लॉसेज और रिस्क एसोसिएटेड विद सर्टेन एसेट्स। अब जब बैंक को लग रहा है कि उसका जो उसने एसेट, उसके लिए जो एसेट था वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, तो उस केस में बैंक नीड्स टू डू द प्रोविजनिंग की उसको फ्यूचर में जो भी पोटेंशियल लॉसेज हो सकते हैं उनसे बचा जा सके। तो यहीं पे लॉस एसेट की अगर मैं बात करूं, सो दीज शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी कारण से बुक ऑफ अकाउंट्स में रखे भी जाते हैं तो 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड एज अ प्रोविजनिंग, मतलब 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अगर लॉस एसेट के केस में। नेक्स्ट इज डाउटफुल एसेट्स, सो इस केस में भी 100% प्रोविजनिंग फॉर द एक्सटेंट नॉट कवर्ड बाय रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोविजनिंग है वो सिक्योर्ड पोर्शन के केस में उसको जो है वो कैटेगराइज किया गया है 25 से 100% तक बेस्ड ऑन द पीरियड। अब अगर अप टू 1 ईयर रहता है तो 1 ईयर के लिए डाउटफुल एसेट है तो 25% प्रोविजनिंग करना जरूरी है। अगर 1 से 3 साल के लिए डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में है तो उस केस में 40% प्रोविजनिंग इज नेसेसरी, और अगर मोर देन 3 ईयर्स हो जाते हैं एज ए डाउटफुल एसेट तो 100% प्रोविजनिंग, मतलब 100% फंड जो है वो सेटिंग असाइड करके रखना पड़ेगा बैंक को। नेक्स्ट इज सबस्टैंडर्ड एसेट, general provisioning of 15% on the total outstanding regardless of the securities available, मतलब securities चाहे अवेलेबल है बैंक के पास चाहे नहीं है, 15% की जनरल प्रोविजनिंग तो करनी ही पड़ेगी सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में। एडिशनली 10% की प्रोविजनिंग और करनी पड़ेगी फॉर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड्स, मतलब सब स्टैंडर्ड्स एसेट के केस में जो अनसिक्योर्ड लोन्स दिए गए हैं उनके केस में एडिशनली 10% प्रोविजनिंग फिर करनी पड़ेगी। जनरल प्रोविजनिंग 15% की तो ये रहेगी ही। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एसेट, सो जनरल प्रोविजंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो इज देयर इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स। फार्म क्रेडिट और एसएमईज के केस में 0.25%, कॉमर्शियल रियल एस्टेट के केस में 1% नीड टू बी प्रोविजनड। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल रियल एस्टेट के केस में जिसमें रेजिडेंशियल हाउसिंग आ जाती है वहाँ पे 0.75% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। हाउसिंग लोन अकाउंट्स सेंक्शनड आफ्टर 7 जून 2017 उस केस में, मतलब 2017 जून 7 2017 के बाद जो भी हाउसिंग लोन्स दिए गए हैं उनके केस में 0.25% जो है वो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अगर वो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी बाकी बच गए उन केसेस में 0.4% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइस। कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स विच रिकमेंडेड प्रूडेंशियल नॉर्म्स वर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एम एस स्वामीनाथन, श्री एम नरसिम्हन, श्री WS सराफ और श्री रघुराम राजन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर आउट इन योर कमेंट बॉक्स। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लोन फॉर विच पेनल्टीज इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट कैन बी इन्वोक्ड। योर ऑप्शंस वर 50 lakh, 25 lakh, 30 lakh and 45 lakh. So the right answer for this question will be option B, that is 25 lakh. So that is all for today's discussion. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।